अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख चुके थे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखे थे कि देखो, अगर किसी भी चीज के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी था जिसमें एक्सेप्शन आ जा रहा था। मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो अगर हम बोले कि ज्यादा डेंसिटी वाला मेटल है तो उस हिसाब से तो सोडियम पोटेशियम का डेंसिटी हो जाता है कम, तो मेटल से बाहर निकल जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? मेटल्स हार्ड होते हैं तो में सोडियम पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो सोडियम पोटेशियम गैलियम सीजियम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस सब का मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। तो एक्सेप्शन के चलते सुन रहा सब डिफाइंड रूप में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली ये मेटल है या मेटल नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस आ जा रहा है। और अगर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोलेंगे सब एक्सेप्शंस वाला तो मेटल से बाहर निकल जाएगा, मेटल में नहीं आएगा। इसलिए एग्जैक्टली ये पता करने के लिए, ये बोलने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेटल है, हम लोगों को देखना पड़ता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन नहीं होता है तो वहां से 100% तय हो जाएगा ये ऐसा रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट को बना रहा है, केमिकली ऐसा नेचर को शो कर रहा है, मैंने गारंटी है कि ये क्या है कि मेटल है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हम लोग को 100% वेरीफाइड होने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऊपर ऊपर आदमी मोटे तौर पे बोल देगा, भाई चमक रहा है चलो मेटल है, लेकिन डायमंड है वो तो चमकता है, वो तो आ जाएगा इसमें, लेकिन गलत बात हो जाएगा। डायमंड एक्चुअली में क्या है? नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? ये सब एक्सेप्शंस बहुत लोचा करता है, इसलिए 100% एक्यूरेट जाने के लिए, है ना, हम लोग को सही से क्लासिफाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल, हम लोगों को जाना पड़ेगा उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो अब पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से। हालांकि ये सब रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, और जनरली मेटालिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, कुछ मेटालिक ऑक्साइड है, हालांकि ये भी बताते हैं लोग बेस में पढ़े थे लोग, जनरली मेटालिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, और मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो मेटालिक ऑक्साइड आ जाएगा, सोडियम ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन से पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये भी उस समय पढ़े थे लोग कि कोई मेटल का ऑक्साइड है जो नेचर में एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये नेचर में कहीं कहीं एसिडिक नेचर शो करता है और कभी कभी बेसिक, दोनों नेचर शो करता है, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उस समय बात है एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों, तब वहीं से वर्ड आता है एम्फीबियंस, नहीं तो एम्फी का, ये बात हम उस समय बताए थे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ये ऑक्साइड मेटल का एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आ जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। हम लोग रिएक्शन से देखेंगे लोग। खैर, अब अगर हम नेचर वाइज देखें, ध्यान से बात समझना, सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर हम स्पीड में रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, कंबशन करेगा तो हम स्पीड में रिएक्शन करेगा, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा रूम टेम्परेचर पे, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। थोड़ा सा हीट करेंगे तो हीट के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। जिंक के बारे में हल्का सा हीट देंगे काम चल जाएगा, लेकिन जिंक में ऐसा नहीं है, जिंक में स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर। बात समझ आ रहा है ना? तनका मन का हीट से काम चलने वाला नहीं है। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, कब? जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तब। अपने मन में रूम टेम्परेचर पे जिंक रख दिए, ऑक्सीजन रख दिए, तो अपने से रिएक्शन नहीं करेगा, उसको स्ट्रांगली हीट ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तब वो तुरंत जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। कॉपर में तो और ही लोचा है, कॉपर भी आसानी से, कॉपर तो ज्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली हीट करेंगे एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्ट्रांगली भी और बहुत ज्यादा देर तक हीट करते रहेंगे
तो अब जाके कॉपर इतना थुथुर है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और तब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग पढ़ रहे लोग मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन। अब तो पहले का प्रॉपर्टी हम मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हम जनरली बोलिए रहे हैं कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। और जनरली एसिड बेस सॉल्ट में मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक, मतलब बेस वाला नेचर शो करेगा नहीं। हाँ, लेकिन हाउएवर सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर, some metallic oxides वहाँ पे लाइक होना चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड behaves as both acidic and basic। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। समझ में आ रहा ना। तो टाइम टू टाइम अगर चूंकि ये एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करता है, अब सिर्फ एसिड के जैसा बिहेव करता है तो हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और सिर्फ बेस के जैसा बिहेव करता है क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक ऑक्साइड। और चूंकि यही दोनों सब मेटल ऑक्साइड ना, सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यही दोनों एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे लाइक कर दो सब, आर के जगह पर लाइक। अब बात ध्यान समझो, एक बार में रिप्लाई देना सब। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो जिंक क्लोराइड और वाटर बना। ध्यान से, समथिंग कुछ कोई चीज है जो एसिड से रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो क्या एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पे क्या चीज एसिड से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो क्या एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, बेस। बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये तो एसिड है ही नहीं, तो अब यहाँ पे ये किस चीज के जैसे बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा बिहेव कर रहा है कि ये एसिड से रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर बनाया, बोलो। और यही जिंक ऑक्साइड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम जिंकेट और वाटर बनाया। तो समथिंग बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, तो बेस के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर बनाया। तो क्या बेस के जैसा रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड होगा ना। तो अब यहाँ पे ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बोलो। अब ये सोडियम सॉरी जिंक ऑक्साइड बेस के जैसा भी बिहेव किया और एसिड के जैसा, दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होगा कि बेसिक ऑक्साइड, दोनों में से कोई ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब दोनों के जैसा बिहेव करने वाला। खैर ये तो एक्सेप्शन वाला बात था, बस यहाँ पे बताएं कि क्यों इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि एक ही चीज में दोनों के जैसा बिहेव करता है, एसिड के जैसा भी और बेस के जैसा। कोई दिक्कत। अब देखो सोडियम या पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए उधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहे थे तब। तो सबसे ऊपर रहता है ना, टॉप में रहता है। तो ये ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही वाइग्रसली रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। समझ में आ रहा ना। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और पोटेशियम को हम हवा में नहीं रखते हैं, नहीं पानी है, पानी से भी हाइड्रोक्साइड बना लेगा, किरोसिन में रखते हैं, उसमें लिखवाए थे। ठीक। मैग्नीशियम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम रबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो हवा में ही है, तो मैग्नीशियम रबर ऐसे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, सलाई भर देगा। अगर हीट आ गया तो हीट के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जलता है, डिजिंग व्हाइट डिजिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, उजला रंग का झिलझिलाता हुआ, समझ में आया ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कब करेगा, जब उसको हीट करेंगे तब। हीट के प्रेजेंस में, यहाँ पे ट्रायंगुलर मार्क है ना, हीट का मार्क, हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आ जाओ जिंक पे। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन तनका से हीट से नहीं करेगा, स्ट्रांगली हीट करेंगे तब जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन। तनका मन का हीट आ गया ना, तनका मन का हीट से काम मैग्नीशियम का चल जाएगा ऑक्सीजन से, लेकिन जिंक का काम नहीं चलेगा। जिंक ऑक्सीजन से स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तब रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। कॉपर तो आवरी थुथुर है,
कॉपर स्ट्रांगली और हीट दे दिए एक बार ज्यादा टेम्परेचर रिएक्शन करेगा, ज्यादा टेम्परेचर प्लस बहुत ज्यादा देर तक, तब जाके कहीं कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। हीटिंग स्ट्रांगली, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग स्ट्रांगली, मतलब हीटिंग स्ट्रांगली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर के लिए स्ट्रॉन्ग, ज्यादा देर के लिए तनका सा हीट से काम चलेगा, ज्यादा देर के लिए स्ट्रांगली हीट करेंगे तब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो कुछ कुछ मेटल है ये सब तो रिएक्शन कर भी ले रहा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो अब मेटल के ऑक्सीजन के साथ का रिएक्शन का रिएक्टिविटी देखें तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है ऑक्सीजन के साथ? पोटेशियम से कम, सोडियम से कम, क्या ये दोनों अपने मने रिएक्शन कर रहा है, थोड़ा सा हीट पे कर रहा है, स्ट्रांगली हीट पे कर रहा है, स्ट्रांगली फॉर अ लॉन्ग टाइम कब कर रहा है? एक कर ही नहीं रहा है, AU का मतलब गोल्ड होता है, तो ये सब कर ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये अब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ, ध्यान से, मेटल H2O से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड भी नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा। ये भी बात हम लोग बेस में पढ़ लेते हैं, नहीं? तो वैसे ही सोडियम पोटेशियम है तो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली हड़ाक से सब वाटर से रिएक्शन करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस भी करता है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होता है जब मेटल H2O से रिएक्शन करता है तब। तो मेटल H2O से रिएक्शन करेगा तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन का पता कैसे चलेगा? ऑप्शन मजी जला कर देंगे, तनका मन का हाइड्रोजन पक्ष कर देगा, और ज्यादा हाइड्रोजन तो बरामद करेगा नहीं, एक्सप्लोजन के साथ में कॉम्बसन करता है हाइड्रोजन गैस खूब। तो सोडियम पोटेशियम तो वाइग्रसली रिएक्शन कर लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर हम वही बात करें इसका मैग्नीशियम का चाहे कैल्शियम का, तो वो सब तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, वो सब किसी से रिएक्शन करेगा? स्टीम वाटर से, स्टीम से, समझ में रहा है? मतलब अगर कैल्शियम की बात करें तो थोड़ा सा गर्म पानी से, वार्म वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन मैग्नीशियम उससे थुथुर है, उसको गर्म पानी नहीं चाहिए, गर्म पानी वो भी पानी के फॉर्म में ना, स्टीम के फॉर्म में, इतना गर्म पानी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उतना एनर्जी वाला चाहिए H2O, तब ना स्टीम बनेगा। 100 डिग्री पर खाली बन जाएगा क्या स्टीम? कि 100 डिग्री पे पहुंच के लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ऑब्जर्व करेगा, तब क्या होता है कि वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में। तो स्टीम से वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा तब जाकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिएक्शन करेगा। जिंक रिएक्शन नहीं करता है, बाकी गोल्ड, सोल्ट, प्लेटिनम ये सब तो वाटर से रिएक्शन कर भी नहीं करता है, समझ में रहा है? इस तरह से इसका भी रिएक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं, तब जिंक उनकी सब आ जाएगा, इतना बात लिख लिया जाए, ठीक है। देखो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, मेटल का रिएक्शन किससे? वाटर से। इसके पहले था मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो मेटालिक ऑक्साइड बेस था, मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये भी नेचर में बेसिक होगा। हाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, और वो पॉपिंग साउंड से ही पता चलेगा नहीं। तो आप देखो सोडियम पोटेशियम नॉर्मली कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही होगा। लेकिन कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जिंक की बात करें तो कोल्ड वाटर ना, स्टीम चाहिए, समझ में आ रहा है ना, वेपर, तो स्टीम वाटर से रिएक्शन करेगा जिंक, तब जाके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब वही बात है, ये सब नोबल ना नॉन रिएक्टिव मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता था। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, वाटर वाला पोटेशियम से कम सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, उससे कम जिंक, कॉपर, बाकी गोल्ड लोली सब क्या होगा कि हो जाएगा। मेटल का तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी
और वो है कि क्या होगा जब मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तब। रिपीटेड प्रॉपर्टी है, इसको एक बार नहीं 3 बार 4 बार हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, केमिकल रिएक्शन में भी, एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी। नहीं पढ़े क्या? 3 बार 4 बार ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं लोग। तो जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी, सॉल्ट बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। वाटर गलती से निकल गया, ठीक। तो मेटल रिएक्शन कर रहा है एसिड से, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लिखने के लिए बहुत सारा चीज है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। हाँ, ये बात याद रखो कि वैसे मेटल का मतलब हुआ कि मेटल का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जिसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की कि डोनेट करने की। तो जो जितना बढ़िया डोनेट करेगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होगा। समझ में आ रहा ना? तो जो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेट से एसिड से रिएक्शन करेगा, जिसका कम होगा उसका एसिड के साथ रिएक्शन करने का रेट स्लो होगा, कम होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। अगर कोई एलिमेंट स्ट्रॉन्ग एसिड से भी रिएक्शन करा और वीक एसिड से भी रिएक्शन करा तो बनेगा तो वही सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। लेकिन देखा ये गया है कि जब मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा तो जल्दी रिएक्शन कर लेगा, रेट ज़्यादा होता है, फास्ट रिएक्शन करेगा। और मेटल जब वीक एसिड से रिएक्शन करेगा तो उसका रेट स्लो होगा, स्लो रिएक्शन करता है, रेट कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दो चीज़ पे बेसिकली डिपेंड होता है कि मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा है तो फास्ट, कम है तो स्लो। और दूसरा, जिस एसिड से रिएक्शन कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मेटल्स का हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं जब वो किसी एसिड से रिएक्शन करता है तब। इतना बात अभी लिख लिया जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कब? जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तब। नई बात नहीं है, कारण चौथा बार बता रहे हैं कि 5वां बार बता रहे हैं ना। हाँ, और हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट किया जाएगा ऑप्शन से। माचिस का तिली आग लगे लेके जाओ, टाइम का है पक्ष हो जाएगा, कंबशन करता है एक्सप्लोजन के साथ। Rate of reaction will be more when acid react with metal having high electropositivity। नहीं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी होता है। जिसके पास ज्यादा एबिलिटी होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से ज्यादा होगा वो, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा, एसिड उस मेटल के साथ ज्यादा रेट से रिएक्शन करेगा। जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का एबिलिटी कम है, एसिड उस मेटल के साथ स्लोली रिएक्शन करेगा या कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होने पर रिएक्शन करेगा। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे जनरल एग्जांपल है, सोडियम का HCl के साथ रिएक्शन करना, सोडियम क्लोराइड बना, पोटेशियम का HCl के साथ रिएक्शन करना, पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, नहीं जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड। सबसे इंपोर्टेंट है कॉपर का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब मेटल, ये सब जितना भी एसिड है और सब एसिड के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो ना हाइड्रोजन इधर आ रहा है, बैलेंस करेगा तो NO2 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, बैलेंस करने पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सब मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और बाकी इसके निगेटिव आयन के साथ बॉन्ड बना दिया तो कंपाउंड बन गया, सॉल्ट बन गया। लेकिन हम लोग को पता है कॉपर की रिएक्टिविटी HCl के हाइड्रोजन से क्या होगा कि कम। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कोई कंपाउंड के मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा क्या? जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हम नहीं कह रहे कि नहीं, कुछ कंडीशनल रिक्वायरमेंट पर दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इस टाइप का प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड सॉल्ट बने और हाइड्रोजन गैस बने, इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात समझो।
क्योंकि दे दिया कि बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन हाइड्रोजन इट कैन नॉट डिस्प्लेस इट। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आगे देखो, मेटल रिएक्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड रैपिडली। मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रैपिडली रिएक्शन करेगा, जल्दी से हो जाएगा, और वीक एसिड के साथ स्लोली रिएक्शन करेगा। अब ध्यान से समझो, एल्युमिनियम दोनों में है, दोनों में मेटल सेम है कि अलग अलग है? बोलो, सेम है, एल्युमिनियम ही है ना। अब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है और एसिटिक एसिड के साथ यहाँ पे, तो दोनों तो एसिड ही है। अब यहाँ पे अंतर ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनाया हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस। अंतर क्या है? ये भी सेम है, ये हो रहा है फास्ट और ये हो रहा है स्लो। मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यही मेटल जल्दी से रिएक्शन किया है और वीक एसिड के साथ यही मेटल सॉल्ट और H2 ही बनाया है, लेकिन स्लो हुआ है, मतलब स्लो रेट से रिएक्शन किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक प्रॉपर्टी बनता है। अब नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी हो गई है कि मेटल का रिएक्शन सॉल्ट के साथ कुछ नहीं है, जैसे एसिड का है, बस मेटल है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। वहां पे सॉल्ट है, सॉल्ट में एगो पॉजिटिव आयन और ये एगो निगेटिव आयन, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो खोजेगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके साथ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल होगा या एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा कि रिप्लेस करेगा। तो वहां पर भी कुछ नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मेटल का रिएक्शन किसी सॉल्ट के साथ, ठीक है। अब लो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड SN3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन होता है तो पानी में मौजूद रहता है। कौन सा एसिड होता है? CH3 एसिटिक एसिड, सब लिखा हुआ है, एसिडिक बेस साल्ट पढ़ो, कौन एसिड है, कहाँ मिलता है, सब लिखा हुआ है। कौन सा एसिड होता है जो मेटल उसके साथ रिएक्शन करता है जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता है? तो वही ना, अब इसके बारे में इसके बाद बताएंगे। अभी क्या बोले कि इस टाइप के नहीं हुआ, अब इसका अलग बताएंगे, ठीक है। अब एसिड के साथ हो गया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अरे अब डायरेक्ट एसिड के बाद बेस भी नहीं पढ़ा, सॉल्ट, इसलिए कि ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम पे हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट टू फॉर्म अनदर सॉल्ट एंड अनदर मेटल। सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो अनदर मेटल बनेगा और अनदर सॉल्ट बनेगा। देखो उसमें होता कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे कंपाउंड के लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। नई बात नहीं है। सोडियम का कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, ये तो हो गया सोडियम मेटल, और कैल्शियम कार्बोनेट में मेटल क्या हो गया? कैल्शियम। अब पता है सोडियम और कैल्शियम में सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है, कैल्शियम का कम है। बोलो, तो सोडियम कैल्शियम को क्या कर देगा? डिस्प्लेस, और सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, और कैल्शियम बेचारा अलग हो जाएगा। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है? ये सब है मेटल और ये सब है सॉल्ट। और जो रिएक्शन होके प्रोडक्ट बना वो कौन सा मैकेनिज्म से बना? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सब में वही है। यहाँ पे देखो, जहां पे मतलब वो सॉल्ट उस मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा जिस सॉल्ट के मेटल का रिएक्टिविटी जो मेटल से रिएक्शन कर रहा है उससे ज्यादा है। माने ये सब सॉल्ट के मेटल का रिएक्टिविटी से ज्यादा है। ये लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा क्या? यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। जिंक मेटल रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट सॉल्ट से, जिंक का रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा है कि कम है? कम है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि नहीं होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसके पहले कल पढ़े थे लोग, वही मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ पढ़े थे। तब वहां पे हर एक एसिड के पास एक या एक से ज्यादा क्या रहेगा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहता है कि नहीं रहता है। अब मेटल रिएक्शन करता था, जनरली मेटल
क्या करता था कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था, तो मेटल सॉल्ट बन जाता था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता था। बेसिकली होता था ये। लेकिन यहाँ पे वो मेटल लेंगे हम लोग जिसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो अब जिसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो वो तो एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जनरली उसके बारे में हम बात किए हैं कि वो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिप्लेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया है तो कॉपर नाइट्रेट वाटर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कॉपर नाइट्रेट क्या हुआ, सॉल्ट हुआ, ये तो वाटर है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। वैसा ही कॉपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, अच्छा वहीं अगर यहाँ पे मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम रहता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस H2 यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और वो सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट तब तो बन रहा है लेकिन हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। H2O बनेगा और SO2 बनेगा, H2O वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ऐसा करके कुछ होता है। अब हम लोग देखेंगे लोग मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जनरली सिर्फ क्लोरीन लेके चलते हैं, क्लोरीन के साथ। देखो मेटल कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसको चाहिए कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनर है ना इलेक्ट्रॉन का, तो कोई तो चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, इसको इलेक्ट्रॉन का रेसिपिएंट हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा कम, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन खोजता है सब, तभी उस पर नेगेटिव चल जाता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत बेस्ट संयोग मिल रहा है कि मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब होता है सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रहा ना? तो ये दोनों रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो कि मेटल रिएक्शन किया क्लोरीन से तो बनाएगा मेटल क्लोराइड, ब्रोमीन से तो मेटल ब्रोमाइड, फ्लोरीन से तो मेटल फ्लोराइड। मतलब अगर मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट फैमिली के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको बोलते हैं हाइड्रोजन, तो बनाता है मेटल हाइलाइड। क्लोरीन से क्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, तो ऐसे करके क्या होता है कि रिएक्शन होता है। और ये तो बात हम लोग को पता ही है कि मेटल हाइलाइड मतलब मेटल के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी है तो वो सब नेचर में कैसा होता है, सॉल्ट। नहीं पढ़े लोग कि मेटल जनरल बात बताते हैं कि मेटल सॉल्ट हो, मेटल सॉल्ट में मेटल कार्बोनेट हो, मेटल सल्फेट हो, मेटल नाइट्रेट हो, मेटल फॉस्फेट हो, मेटल हाइलाइड हो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं ना, तो सोडियम के साथ क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन है कि नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड, मेटल हाइलाइड है ना, हुआ सोडियम मेटल और क्लोरीन हाइड्रोजन, तो मेटल हाइलाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये नेचर में कैसा होगा, सॉल्ट। याद रहेगा, बस यही बात है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ये वाला ग्रुप 17 के जितना भी एलिमेंट है सब हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप्स, पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पढ़ना है इसमें, मतलब इसमें और सिलेबस निकाल दिया है, सिलेबस में नहीं आ रहा है लेकिन शॉर्टकट में पढ़ा देंगे क्योंकि 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको मैं पढ़ लीजिएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जितना भी एलिमेंट है सब, इन सब को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सॉल्ट फैमिली, हाइड्रोजन, है ना। तो ये सब एलिमेंट से मेटल अगर रिएक्शन करेगा, मतलब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइलाइड। क्लोरीन से क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड ऐसे बनेगा। देखो ना यहाँ पे सोडियम, और मेटल हाइलाइड सॉल्ट होता है नेचर में। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरीन से तो पोटेशियम क्लोराइड। कॉपर क्लोरीन से तो कॉपर क्लोराइड बना है। सोडियम फ्लोरीन से सोडियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम ब्रोमीन से तो क्या बना है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दौड़ा गया यहाँ पे F2 और Br2 कर दो तो ये मोलिक्यूलर फॉर्म है, गड़बड़ हो गया।
सोडियम फ्लोरीन से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन से तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे F2 और Br2 कर दो सब, ठीक है। देखो बात, ये तो रिएक्शन हो गया मेटल का क्लोरीन के साथ, अब पढ़ना है मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। तो मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बनता है मेटल हाइड्राइड। उससे पहले ये बात बता दें कि जनरली मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता नहीं है। हाँ, कुछ कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, तो ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल ही सिर्फ क्या कर सकता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, बाकी नीचे वाला मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल जिसका नाम रखे हैं वो सब हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। समझ में रहा है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से तो सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड। तो ये सब ऐसा करके क्या होता है कि रिएक्शन चलता है। इतना बात लिख लिया जाए। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एगो नेसेंट हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहली की बात यही है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। सब का सब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। सिर्फ कुछ मेटल जो हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, वो ही क्या करता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन से मेटल रिएक्शन करेगा हाईली रिएक्टिव वाला, तो बनाएगा मेटल हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो लिथियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो CH2 बना, कैल्शियम हाइड्राइड। तो मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल हाइड्राइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बस इतना ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोग को मेटल का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है।